अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ ब्रेकर्स के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान ज़रिया आरिफ। हर दिन और हर साल की तरह 5 अगस्त 2019 कश्मीरियों के लिए इंतहाई खूनी और मुश्किल साल साबित हुआ, जिसकी मुनासबत से आज पूरी दुनिया में बसने वाले पाकिस्तानी, कश्मीरी और दर्द दिल रखने वाले तमाम ममालिक के अफराद उनसे इजहार एकजहती के लिए यौम इस्तेहसाल कश्मीर मना रहे हैं। लेकिन अगर हम माजी के झरोकों में झांक कर देखें तो ये महज 365 दिन की दास्तान नहीं, बल्कि ये सिलसिला सन 1947 से लेकर आज तक चलता आ रहा है। इन 73 सालों में कई हुकूमतें आईं, कई मुआहदे हुए, लेकिन उनकी तमाम काविशों के बावजूद ये मुतनाज़ मसला ताहाल हल तलब है। पाकिस्तान की तरफ से मुज़ाकरात की तायीद न सिर्फ मौजूदा हुकूमत करती रही, बल्कि गुज़िश्ता हुकूमतें भी इस हिकमत अमली को अपनाती आई हैं, लेकिन बदकिस्मती से नतीजा अब भी सिफर है। ऐसे में अक़वाम मुत्तहिदा का क्या किरदार है, जिसकी सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है, जो तमाम आलमी और इंसानी तंजीमों की तर्जुमानी करता है? क्या उसे कश्मीरियों का लहू, उनकी पुकार, उनकी सिसकियाँ और बेआबरू होती कई माओ, बेटियों और बहनों की इज्जतें उनकी गुज़िश्ता 73 सालों में दिखाई और सुनाई नहीं दी? इस सब के बावजूद क्या अब भी हम अक़वाम मुत्तहिदा से इस मामले को हल करवाने की उम्मीद रख सकते हैं? प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में हम इस पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे और आगे चलकर बात करेंगे मौजूदा हुकूमत की, जो कि 1 करोड़ नौकरियों के वादे के बरक्स 71,000 से जायद सरकारी आसामियां खत्म करने के मामले पर गौर फिक्र कर रही है। इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे सहाफ़ी सीनियर तज्ज़ियाकार नासिर चुग़ताई साहब, NBC। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपना वक्त देने के लिए। एंकर पर्सन तज्ज़ियाकार इफ्तिखार अहमद साहब भी प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। सहाफ़ी तज्ज़ियाकार ज़ग़म खान साहब भी प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं। एंकर पर्सन तज्ज़ियाकार अमीर अब्बास भी आज के प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे और तज्ज़ियाकार ज़ुनैरा अज़ीज़ साहिबा भी हमारे साथ मौजूद होंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कश्मीर मामले के हवाले से, जो कि ताहाल तनाज़े के हवाले से अभी भी हल तलब है। ऐसे में हमने देखा है कि 1948 की जंग हुई, हमने ये भी देखा कि 1965 की जंग हुई और फिर उसके बाद 1999 कारगिल ऑपरेशन भी हुआ, लेकिन इसके बावजूद, जंगे होने के बावजूद, हम अभी तक एक मामले पर, एक नतीजे पर नहीं पहुंच पाए हैं। जैसे कि मैंने इब्तिदाई में भी कहा कि गुज़िश्ता कई हुकूमतें आई, उन्होंने भी इस पर बातचीत की, लेकिन कुछ भी नहीं हो सका है। तो इसके बावजूद क्या हम कहें कि आज भी कश्मीर का जो मामला है वो मुज़ाकरात के जरिए ही उसका हल हमें दिखाई देता है? नासिर चुग़ताई साहब, कश्मीर के मसले का हल आप समझते हैं कि मुज़ाकरात से मुमकिन है? मैं बिल्कुल समझता रहा हूँ कि बातचीत से मसला रिज़ॉल्व हो सकता है, कि बात से बात चले, मेरे दुश्मन मेरे दमसाज मेरे साथ रहो वाला मामला होना चाहिए। लेकिन अब जो हालात हैं हिंदुस्तान के, अब जो सूरत हाल है हिंदुस्तान की, उससे मुझे नहीं लगता कि ये मसला बातचीत से इस तरह हल होगा। देखें, जब कंपोजिट डायलॉग थे उस वक्त एक उम्मीद थी कि ये कंपोजिट डायलॉग, जो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, हमें वाजपेयी साहब की गवर्नमेंट थी, हमें एक रिज़ल्ट दे देंगे। खुद वाजपेयी साहब बहुत इंटरेस्टेड थे इस बात में कि ये मसले हल हों। वो कहा करते थे कि भारत की तरक्की में 2 चीज़ें हाइल हैं, एक मसला कश्मीर और एक बाबरी मस्जिद, और इन दोनों को हल करना होगा। तो मोदी साहब ने हल कर दिया, कश्मीर पे कब्ज़ा कर दिया और बाबरी मस्जिद गिरा दी। तो जब जहाँ ये एटीट्यूड हो, माइंड सेट हो कि तलवार के ज़रिए कत्ल करना है मुसलमानों को, मुसलमानों की नस्ल कुशी करनी है, तो वहाँ आप कैसे मसले को हल करेंगे? इसका ज़रा मुकाबला करें आप थोड़ा सा फ़लस्तीन से। फ़लस्तीन मुज़ाकरात में मारा गया। फ़लस्तीन जितना बड़ा था नक्शे के ऊपर, उसको आप देखते रहें 48 से अब तक, अब वो एक नुक्ता बन के रह गया है। और अक़वाम मुत्तहिदा अपनी तमाम तर करारदादों के बावजूद, तमाम तर लफ्ज़ी के बावजूद कुछ नहीं कर सकी। फ़लस्तीन को रुकनीत दी गई, फ़लस्तीन को ऑब्ज़र्वर बनाया गया, फ़लस्तीन को इमदाद दी गई, लेकिन क्या हुआ वहाँ पर? वहाँ ये हुआ आज फिर यहूदी बस्तियाँ बनाएंगे, दरिया उर्दन के उस पार ही बनाएंगे। अब वो कह रहे हैं हमारा तो हमें कोई रोक नहीं सकता, ना UN है ना कुछ। दूसरा, एक बहुत क्लासिकल मिसाल है आपके पास, कोसोवो की, बोस्निया की। यहाँ पर जब मजहबी बुनियाद पर फसाद शुरू होता है और ईसाई कत्लेआम करते हैं मुसलमानों का, तो वहाँ पर एक हल निकलता है। मुज़ाकरात नाकाम हो जाते हैं और वहाँ एक हल निकलता है बॉम्बिंग का। और बॉम्बिंग कौन करता है? नेटो। और क्यों करता है?
वो इसलिए करता है कि अगर बॉस्निया, कोसोवो और इन इलाकों में एक मुस्लिम इंतहा पसंद स्टेट कायम हो गई तो यूरोप में खंजर घोंप देगी। वो इस वजह से करते हैं वो कि उनको अपना इंटरेस्ट होता है। मार्गरेट थैचर का ख़त अगर पढ़ें इस पर अगर आवा तो ख़तरनाक ख़त था बहुत वो। उसके बाद फिर वो बातचीत हुई, जिमी कार्टर वगैरह आए और फिर नेटो ने वो एक्शन लिया। तो मैं समझता हूँ मुज़ाकरात यूएनओ के तहत तो नाकाम होने हैं। दो तरफा मुकाबला, सौरन सिंह और भुट्टो मुज़ाकरात हुए थे, याद हो गया इफ्तिखार साहब को, और वो मुज़ाकरात वो थे कि उसके 5 राउंड हुए थे, बात करीब पहुँच गई थी, अचानक वो लीक हो गया और सब कोलैप्स हो गया। कंपोजिट डायलॉग में सियाचिन पर और सर क्रीक पर हम तैयार हो गए थे, ड्राफ्ट तैयार था, ड्राफ्ट को नॉन पेपर नहीं था, वो ड्राफ्ट था, वो वापस लेकर गया इंडिया, और इंडिया में फ़ौज ने, कौन कहते हैं इंडिया में फ़ौज का असर नहीं है, बड़ा असर है फ़ौज का, और फ़ौज ने उसको वीटो कर दिया। तो सियाचिन का वो ड्राफ्ट और सर क्रीक का वो ड्राफ्ट भी जो मुज़ाकरात से तैयार हुआ था वो भी ख़त्म हो गया। वाजपेयी साहब पाकिस्तान आते हैं, इफ्तिखार भी था, मैं भी था, हम कवर कर रहे थे सार्क कॉन्फ्रेंस, और बहुत मस्त बात होती है। मुशर्रफ साहब और वाजपेयी साहब एक जॉइंट कम्युनिके जारी करते हैं और उसमें एक काबिल इतराज़ जुमला आता है जिस पर हम बड़ा प्रोटेस्ट करते हैं। एक ऑन स्क्रीन हमने बात की थी, 13-14 गैस बैठ थे हमारे पास, कि हम पाकिस्तान के इलाके से या पाकिस्तान के ज़ेर कंट्रोल इलाके से कोई हमला भारत पर नहीं होगा, इस तरह। और ये लाहौर में भी शामिल था, थोड़ा अल्फाज का फ़र्क था। तो ये भी मुज़ाकरात के ज़रिए हुआ था। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद 5 अगस्त हो गया। 5 अगस्त के बाद आज फिर 5 अगस्त हुआ, बाबरी मस्जिद हुई आज भारतीय सेकुलरिज्म का क्रियाक्रम हो गया। आज भारतीय सेकुलरिज्म की चिता उठा दी। आपका पॉइंट आ गया, और आपके 5 अगस्त के इन अल्फाज के साथ ही मैं आगे बढ़ती हूँ, मुझे इजाजत दीजिए। अमीर, 5 अगस्त गुज़िश्ता साल के दौरान जुल्म बर्बरियत की जो दास्तान रक़्म हुई, उनकी मिसाल नहीं मिलती। टेलीफोनिक रब्ता हुआ हो किसी से, या किसी इंटरनेशनल मीडिया ने कवर किया हो, सहाफ़ी जाकर वहाँ के लोगों से मुलाकात करते हो, तो ऐसी हौलनाक वाक़यात उन्होंने अपनी ज़बान से बताए हैं कि इंसानियत भी शर्मा जाए। आप समझते हैं कि अभी भी हम ये समझें कि मुज़ाकरात के ज़रिए ही इसका हल मुमकिन है? ज़रिया, पहली बात तो ये कि अक़वाम मुत्तहिदा से अगर हम तवक्को भी नहीं कर सकते, हम उम्मीद भी नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा का किरदार एक मुंशी का, जैसे अमीर, सॉरी टू इंटरप्ट यू, रिजर्व योर कमेंट्स फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। हम अक़वाम मुत्तहिदा को अगले सेगमेंट में चल के डिस्कस करेंगे। अभी हम मतलब मुज़ाकरात की उस पर बात करें कि जिस तरह से पाकिस्तान की गवर्नमेंट का भी यही स्टांस रहा है माजी की हुकूमतों की तरह कि मुज़ाकरात के जरिए ही आगे बढ़ा जाए, तो अब हम मुज़ाकरात की डगर पर मज़ीद चल सकते हैं? देखिए, हमारे पास ऑप्शन नहीं है मुज़ाकरात के अलावा, लेकिन मुज़ाकरात से ये मुद्दा हल नहीं होगा। इसकी वजह यह है कि ये फरीक़ैन है, पाकिस्तान और भारत, दोनों मुआशी और दिफाई लिहाज से और दोनों बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात के लिहाज से, इन तीनों जहतों के लिहाज से ये फरीक़ैन, भारत के पास हमसे ज़्यादा है, भारत के पास ज़्यादा मुआशी ताकत है, भारत के जो बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात है वो हमसे ज़्यादा बेहतर हैं। एक्सेप्शनली शायद चीन के हमारे से बेहतर ताल्लुकात है वो भारत के नहीं होंगे, लेकिन ओवरऑल अगर हम अमेरिका और वेस्टर्न बात करें तो जब मिडिल ईस्ट के अंदर जो इस्लामी ममालिक के और उम्मत मुस्लिमा के जो चैंपियन हैं, सऊदी अरब से लेकर और मशरिक़ वस्ता के ममालिक हैं, उनके भी ताल्लुकात भारत के साथ गाड़ी चलती है हमसे ज़्यादा। तो तीनों लिहाज से वो हमसे ज़्यादा मजबूत और ताकतवर है। जब एक फरीक ज़्यादा ताकतवर हो तो दूसरा फरीक जो है वो मुज़ाकरात से नहीं ताकतवर फरीक होता है। मसला जब भी हल होगा, इसके सिर्फ और सिर्फ 2 ऑप्शन हैं या 2 हल। एक तो ये कि अमेरिका की नीयत ठीक हो जाए, और दूसरा ये कि अक़वाम आलम, मैं ममालिक की बात नहीं कर रहा, मैं हुकूमतों की बात नहीं कर रहा, जिस दिन अक़वाम आलम खड़ी हो जाए और उनका ज़मीर जागे और वो अपनी अपनी हुकूमतों पर दबाव डाले, क्योंकि हमारे पास ऐसे प्रेसिडेंट मौजूद है कि जहाँ अवाम ने अपनी अपनी हुकूमतों पर दबाव डाला, तो वहाँ की हुकूमतों को प्रेशर में आगे को महसूस करना, और वो तब हो सकता है अगर हम इसका जो ह्यूमन राइट्स का एंगल है, जिस पर हमारी ये हुकूमत पिछला 1 साल में बेहतरीन तरीके से नाकाम हुई। बहुत जबरदस्त काम किया इमरान खान साहब ने, अदरवाइज उनकी अक़वाम मुत्तहिदा की तकरीर दिहाइयों तक याद रखी जाए, लेकिन जो इंसानी हुकूक की पामाली का फ्रंट था उसके ऊपर नाकाम नहीं। अगर आप इंसानी हुकूक की पामाली के ऊपर
कोशिश करें दुनिया के कूचे कूचे और गली गली में जाके आपके कॉन्सुलेट्स, आपकी एम्बेसीज एक बवास खोल दे, एक फिल्म खोल दे दुनिया में, और वहां की जो इंडिजिनस पॉपुलेशन है उनको बताया जाए कि कश्मीर में क्या हो रहा है। ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ये अगर खड़े होकर और आलमी तंजीमों पर दबाव डालें तो शायद एक ऐसा डोमिनेंट इफेक्ट क्रिएट हो जाए कि एक प्रेशर भारत पे पड़े, या फिर अमेरिका। मुज़ाकरात 73 साल से हम करते आ रहे हैं, उसका नतीजा ये निकला कि एक इंतहाई एक्सट्रीमिस्ट और फैनेटिक माइंडेड आदमी आके बैठ गया, उसने दूसरा इलेक्शन भी जीत लिया। अगर ये कमबख्त तीसरा इलेक्शन भी जीत जाता है तो फिर आप के मुज़ाकरात कहाँ खड़े? तो मुज़ाकरात से इससे हल नहीं होना। जंग के हम मुतहम्मिल नहीं है। ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ अमेरिका और आलमी तंजीमें अगर वो कुछ करें। ठीक, आप कह रहे हैं कि आलमी ताकतें, आलमी तंजीमें अगर ये दबाव डालें तो किसी न किसी नतीजे पर पहुंचा जा सकता है, अदरवाइज मुज़ाकरात इसका हल आपको दिखाई नहीं दे रहा। ज़ैगम खान साहब, देखिए, जो कश्मीर की महकूमियत की तारीख है ये 1947 से शुरू नहीं होती। जदीद दौर में भी ये 1846 मार्च से शुरू होती है, जब अंग्रेज़ों ने कश्मीर की ज़मीन को रियल एस्टेट की तरह और कश्मीर के अवाम को गुलामों की तरह गुलाब सिंह के हाथों 75 लाख में फ़रोख्त कर दिया। अब जहाँ तक हुर्रियत की तहरीक की बात है तो हुर्रियत की तहरीक के पास 4 ऑप्शंस होते हैं। पहली बात पुरअमन तहरीक, दूसरी बात मुसल्लह जद्दोजहद, तीसरी बात जंग 2 मुल्कों के माबैन, और चौथी बात मुज़ाकरात। लेकिन ज़हन में रखिए कि अगर पहले 3 ऑप्शंस भी लिए जाए तो बिलाखिर बात मुज़ाकरात पे रुकती है। अगर जंग भी हो तो जंग के खात्मे पर भी अफ्रीकन को मुज़ाकरात की टेबल पे आना पड़ता है। तो मुज़ाकरात की तो अपनी जगह है। अब दूसरे ऑप्शंस, मुसल्लह जद्दोजहद भी हमने की, जंग भी की, और बहुत शानदार मुसल्लह जद्दोजहद हुई जिसके नतीजे भी नहीं निकले, कोई बहुत अच्छा नतीजा नहीं निकला। और दूसरी बात ये हुई कि 9/11 के बाद जो कुछ अलकायदा ने किया उसके नतीजे में दुनिया भर में हुर्रियत की, मुसल्लह जद्दोजहद की कोई गुंजाइश नहीं बची। इससे पहले अक़वाम मुत्तहिदा भी हुर्रियत की, जद्दोजहद की इस हक को तस्लीम किया करता था कि वो मुसल्लह तौर पर खड़े हों। मिसाल के तौर पर जनूबी अफ्रीका में जो ANC अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस थी, उसके मुसल्लह जद्दोजहद के हक को अक़वाम मुत्तहिदा ने तस्लीम किया था। और कश्मीर में भी जब मुसल्लह जद्दोजहद आज़ादी हो रही थी तो दुनिया की तरफ से कोई बहुत बड़ा दबाव पाकिस्तान पर या कश्मीरी अवाम पर नहीं था। लेकिन इस वक्त में, इस टाइम फ्रेम में मुसल्लह जद्दोजहद की गुंजाइश नहीं बची। क्या पाकिस्तान और भारत जंग पर जा सकते हैं? 2 न्यूक्लियर ताकतें हैं और जंग एक बहुत बड़ी तबाही होगी। पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये है कि हम जंग नहीं चाहते, मुसल्लह जद्दोजहद की हम सपोर्ट नहीं करते, कश्मीरियों की पुरअमन जद्दोजहद की हम सपोर्ट कर रहे हैं। और इस वक्त भारत जिस चीज़ से खौफज़दा है, पिछले 7-8 साल से मुसल्लह जद्दोजहद तो नहीं हो रही, तो भारत क्यों बौखलाया हुआ है? भारत कश्मीरी अवाम की जो उनका अज़्म है, जो उनका इस्तिक़लाल है, जो उनकी गैर मुसल्लह पुरअमन जद्दोजहद है, उससे बौखलाया हुआ है। उसके नतीजे में उन पर यह तशद्दुद और बर्बरियत इस्तेमाल कर रहा है, और उस तशद्दुद और बर्बरियत ने भारत को बेनकाब किया है। दुनिया भर में जो अवामी हकूक के, इंसानी हकूक के मानने वाले हैं, उन्हें कश्मीर की तरफ लाकर खड़ा किया है। मुज़ाकरात ही हल होंगे, लेकिन उससे पहले जो अवाम की जद्दोजहद है उसको हमें मुकम्मल तौर पे सपोर्ट करना होगा। लेकिन क्या हमेशा मुज़ाकरात ही हल होंगे? मैं समझता हूँ मुस्तकबिल के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन मुस्तकबिल करीब में इसके अलावा हमें कोई आप कहने की तमाम स्ट्रेटजी, तमाम काविशें और तमाम हिकमत अमली है, अगर ये टर्न लेकर कहीं जाती भी हैं, किसी एक चौक में जाकर पहुंचती हैं, तो वो मुज़ाकरात की टेबल ही होगी। जुनैरा साहिबा, ये जो 365 रोज़ की सूरत हाल हमने देखी, हर हफ्ते हर महीने कोई ना कोई अंदोना अफवाह का रिपोर्ट होता रहा, उसके बाद आज की सिचुएशन कहाँ पर जाकर स्टैंड करती है? अभी भी मुज़ाकरात की टेबल पर? देखिए, हम बिल्कुल मुकाबला नहीं कर सकते साइप्रस का, आयरलैंड से,
या फिर कॉप्टिक क्रिश्चियंस के साथ जो कुछ हो रहा है उसका कश्मीरियों से, या पैलेस्टाइन के साथ जो कुछ हो रहा है उसका किसी और से। हर जो स्ट्रेटेजिक कॉबवेब होता है उसकी एक अपनी रियलिटी होती है, उसका एक अपना कॉन्टेक्स्ट होता है और उसको उसी लेंस से देखना चाहिए। विदाउट ड्राइंग एनी कंपैरिजन्स, आपकी गैर मुसल्लह जदोजहद आप अगले 150 साल भी लगे रहें कहीं रजिस्टर नहीं होगी। और अक़वाम मुत्तहिदा उसको एंडोर्स करती है या नहीं करती है, इससे कश्मीरियों का कोई ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि हकीकत ये है कि उनकी इस वक्त जो मूवमेंट है वो इंडिजिनस है। वो टाइम्स गुजर चुके हैं जब कहा जाता था कि पाकिस्तान उनकी मुसल्लह जदोजहद में उनकी हेल्प करता है। कम्प्लीटली होम ग्रोन इस वक्त उनकी एक जनरेशन है जो 70 ईयर्स से अपने माँ बाप को, अपने बाप दादा को पिटते देख रही है, मरते देख रही है। तो ये वो नौजवान है जिन्होंने आँख ही इस एनवायरनमेंट में खोली है जहाँ हर तरफ हेजेमोनिक डिज़ाइंस थे इंडिया के। सो मुझे नहीं मालूम कि हम कौन सी गैर मुसल्लह जदोजहद की सपोर्ट कर रहे हैं। हम कश्मीरियों की हर उस एक्ट की सपोर्ट करते हैं जो उनका हक बनता है, नंबर 1। नंबर 2, 18 साल मार खाने के बाद अफ़गानिस्तान में यूएस तालिबान के साथ, जिनको वो कहते थे वी डोंट टॉक टू टेररिस्ट्स, उनके साथ टेबल पे बैठा है। उनका अपना झंडा है, उनकी अपनी एम्बेसी है, वो पावर शेयरिंग एग्रीमेंट करने जा रहे हैं अपने मुल्क में। उनके राइट्स को एक्सेप्ट किया जा रहा है डिस्पाइट द फैक्ट कि अभी भी पॉपी कल्टिवेशन और हेरोइन की स्मगलिंग अमेरिका में उससे ज़्यादा होती है जितनी 2000 में होती थी। तो इससे आप क्या विड्रॉ करते हैं? इसका मतलब ये है कि डिप्लोमेसी के सारे टूल्स एक तरफ, पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से जब आप बात करते हैं तब दुनिया आपकी बात सुनती है और समझती है। आपने मुज़ाकरात की बात की, मुज़ाकरात सिर्फ एक डिप्लोमेटिक टूल है, सिर्फ एक। जो डिप्लोमेटिक फिनोमेना है ये बहुत बड़ा है, वाइड है, बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है इसका। इसमें एग्रेसिव डिप्लोमेसी होनी चाहिए, इसमें आपके पॉलिटिकल लेवरेजेस होने चाहिए, आपके सोशल लेवरेजेस होने चाहिए, आपके इंटरनेशनल लॉबिंग होनी चाहिए। उसके बाद आपका जो मिलिट्री इंस्ट्रूमेंट है वो एज अ डेटरेंट, मैं मिलिट्री इंस्ट्रूमेंट की बात नहीं कर रही हूँ, मैं डेटरेंस की बात कर रही हूँ। साथ साथ जब डेटरेंस इन प्लेस होगा तो फिर आपकी कोई बात सुनेगा, वरना आपने देखा है वाजपेयी और कांग्रेस जैसी जमात ये काम नहीं कर सकी जो कि आज आपकी हेजेमोनिक आरएसएस ने कर दिया। तो आप किन मुज़ाकरात की बात करते हैं? सो मुज़ाकरात फ्रॉम द पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ जब तक नहीं होंगे उनका कोई फ़ायदा नहीं है। देयर इज नो वे टू गो टू डायलॉग, मतलब हमारे पास मुज़ाकरात का ऑप्शन आप कह रही हैं उस तरीके से इम्प्लीमेंट करने का। No, there is there is a way to go to dialogue. There is a way to go to dialogue, but from a position of strength, and that strength is your deterrence, military instrument. ठीक, इफ्तिखार अहमद साहब, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। हम पहुंचे हैं मुज़ाकरात के हवाले से कि अब तक बहुत कुछ हो चुका, बहुत सारी हुकूमतें आई गई, बड़े मुआहदे हुए, जंगें हमने लड़ी, मुसल्लह जदोजहद हुई, लेकिन अभी तक ये मामला ताहाल तलब है और रही सही कसर भारत ने 5 अगस्त के वाक़े के हवाले से पूरी कर दी थी। अभी भी आप समझते हैं कि ये जो कश्मीर का तनाज़ा है, ये मामला है, डायलॉग टेबल पर ही जाना चाहिए, वहाँ पर जाएगा तो तभी इसका हल मुमकिन है? बात यह है कि इसके अलावा आप पर रास्ता क्या है? आप तो इस पोजीशन में नहीं है किसी जंग में जा सकें, तो जब आप जंग करनी नहीं, फिर दूसरा रास्ता मुज़ाकरात का है। तो मुज़ाकरात की आप कोशिश करके देख लें, लेकिन आप मुज़ाकरात के बारे में बड़े ही गैर संजीदा हैं। कभी कभार इन जो ये दिन होते हैं कश्मीर के हवाले से हमें सारी बात याद आ जाती है और तो कुछ नहीं है। अमली तौर पे मैं काफ़ी सालों से कह रहा हूँ कि इतने 100 आपके जो लोग बाहर बैठे हुए हैं गैर मुल्कों में सफारतकारी कर रहे हैं, मुझे आप बताएं कभी किसी जगह से आपने सुना किसी ने किसी मुल्क के अंदर वहाँ के स्टूडेंट्स के साथ, वहाँ के प्रोफेसर्स के साथ, वहाँ के वकला के साथ, वहाँ के लीडर जो हैं असेंबली के कारकुन जो हैं, जो मेंबर हैं, उनसे कोई इंटरेक्शन किया हो, उनको बताया हो कि कश्मीर का असल में मसला है क्या, कोई डॉक्यूमेंट्रीज लोगों को दिखाई हों, कोई कभी कभार जिस रोज़ आज जिस तरह हम यहाँ पे लोगों को कह रहे हैं सड़क पे आए, वहाँ पे आपके जो मुतल्लिका अफसर है वो खुद सफारत खाने के अंदर उसने कोई एहतजाज किया हो, कोई काला झंडा लगाया हो, कुछ नहीं है। तो ऐसे तो बात नहीं बनती है। आप एक मजाक कर रहे हैं कौम के साथ, आपने इस चीज़ को एक रखा हुआ है किसी खास मकसद के लिए, इस लगता है कि आपने इस इशू को रखा हुआ है। आप इस इशू का हल चाहते ही नहीं हैं। अगर इशू का हल चाहते होते तो 70 साल में हम कहाँ से कहाँ पहुँच सकते थे।
क्या हुआ? हमने इतने सालों से कोशिशें की, क्या नतीजा उसका निकला? 3 संजीदा कोशिशें हुई सिर्फ इस मामले में, और तीनों संजीदा कोशिशों के बाद हमने इसका फॉलोअप नहीं किया। ऐसे नहीं मामला तय होते। मामला तय होते हैं कि आप अपना मुकदमा मुसलसल लड़ते रहें। और मैं हैरान हूँ कि किस लिए सफारत खाने हैं, किस लिए ये सफारतकार बैठे हुए हैं, क्यों ये तनख्वाहें लेते हैं? क्या ये अपने बच्चों के लिए लेते हैं कि वहाँ पे उनको लाके पढ़ाएं? क्या उनके लिए स्कॉलरशिप को ढूंढते रहते हैं सारी दुनिया में कि अच्छे स्कॉलरशिप्स कहाँ पे मिलते हैं और कैसे मिलते हैं, और अपने बच्चों को स्कॉलरशिप कैसे लेके देने हैं? क्या वहाँ पे उन प्रिविलेज और पिक्स का फैसला हासिल करना चाहते हैं कि अपनी जो खवातीन उनको अच्छे जेवरात कहाँ से खरीद के लेके देने, उनको अच्छी शॉपिंग कहाँ से करानी है? नहीं, बुरी लगेंगी बातें जरा आपको, लेकिन दिस इज द फैक्चुअल पोजीशन। वी आर नॉट इंटरेस्टेड, वी आर नॉट सीरियस, वी हैव नेवर। हमने कश्मीर के मसले पे कौन सी संजीदा एफर्ट की है? क्या जाके अपना यूएनओ के अंदर एक तकरीर कर देना कई साल के बाद, ये एक संजीदा एफर्ट होती है? मुझे, मेरा सिंपल क्वेश्चन है, इतने बड़े ज़हीन लोग बैठे हैं, जैगम साहब हैं, अमीर अब्बास साहब हैं, अपना नासिर चुगताई साहब हैं, ये मोहतरमा जो हैं ये बैठी हुई हैं, मुझे इनका जनीरा अजहर नाम आ गया इनका। मैं इन सब से सवाल करता हूँ कि इनके इल्म में पाकिस्तान के किस किस सफीर ने आज तक किस किस सफारत खाने में इवन आज का ही दिन मनाया हो जो आज आप मना रहे हैं? अगर मनाया है तो मेरा ईमेल एड्रेस में चाहें तो इनको मैं दे सकता हूँ। बाद आप मुझे बता दें कि जी फलाने सफारत खाने में ये हमारी एक्टिविटी थी। शर्म आनी चाहिए हमें। पैसा हम उजाड़ रहे हैं, किस मकसद के लिए वहाँ बैठे हैं? मुझे आप मकासद बता दें, क्या मकासद है उनके वहाँ पे बैठने के? यही मकसद होता है ना कि अपने मुल्क का मौका पेश करना, अपने मुल्क की तजारत के लिए कोशिश करना, अपने मुल्क की मैन पावर को वहाँ पे जाके फरोख्त करना, यही होता है। और क्या होता है? हम इसमें बुरी तरह नाकाम है तीनों चीजों में। ना तो हम अपने लोगों के लिए वहाँ पे जॉब ढूंढ सके, ना हम अपने वहाँ पे अच्छी सफारतकारी करके हम कश्मीर के मसले को बता सके वहाँ की यूनिवर्सिटियों को, वहाँ के स्टूडेंट्स को, वहाँ के लॉयर्स को, वहाँ की बार रूम्स को। ये क्या मजाक हम कर रहे हैं अपने आप से? हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं उस शतरमुर्ग की तरह। आई एम सॉरी फॉर दिस वेरी ब्लंट एंड मतलब आपका तज्जिया कुछ इस तरह से कि सफारत खाने मुंह पर अपने ताला लगाए बैठे हैं, साल के साल उन्हें सिर्फ 2 अल्फाज कश्मीरियों के हवाले से कहना याद आते हैं। मुज़ाकरात के सिवा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, ये हमारे 3 तज्जियाकारों का समय है, क्योंकि हम ये कह चुके हैं खुद से कि हम पाकिस्तान जंग का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। कश्मीर के मामले पर मजीद बात करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा का किरदार इसमें क्या है? इन 72-73 सालों के अंदर अक़वाम मुत्तहिदा ने कश्मीरियों के लिए क्या किया? इस पर बात करते हैं इस ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। नाज़रीन, कश्मीर के मामले को भारत 1 जनवरी 1948 को अक़वाम मुत्तहिदा में लेकर गया, जहां पर उसी साल फरवरी में कश्मीर पर इस्तिस्वाब राय का फैसला सुनाया गया। अब इस बात को 72 साल हो चुके हैं, लेकिन कश्मीरी आज भी मामले के हल होने के मुंतजर दिखाई देते हैं। अगर हम बात करें 5 अगस्त 2019 से लेकर 5 अगस्त 2020 तक की, तो ऐसे में बहुत सारे ऐसे अंदोहनाक वाक़यात रोनुमा हुए, रिपोर्ट हुए कि जिस पर हमने देखा कि अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से बहुत सारे मज़म्मती बयानात सामने आए, लेकिन एक ऐसा हल सामने नहीं आ सका कि जिसकी तलाश में कश्मीरी आज भी मुंतज़िर हैं। तो अच्छा, मैं पिछले सवाल से शुरू करूँगा कि जुमला रह गया था कि जब जंग होती है तो वो मुज़ाकरात की ज़मानत होती है। बाज़ औक़ात मुज़ाकरात के लिए आपको जंग करना होती है, वरना आप बैठे रहें आप खामोश जिस तरह बैठे हुए हैं। वक़ौल फैज़ साहब के ये आरज़ू भी बड़ी चीज़ है मगर हमदम विसाल यार फ़कत आरज़ू की बात नहीं। तो आरज़ू करते रहें, विसाल यार नहीं होगा आपको। जहाँ तक अक़वाम मुत्तहिदा की बात है, ये एक मफलूज फाली ज़दा यरकान ज़दा, इसका पोलियो उसको हो चुका है, इसके कोरोना पत्नी कहाँ जाके बैठ गया है। ये एक ऐसी तंजीम है जो बड़े सरमायादार मुल्कों को विदाउट परमिशन जंग करने देती है। अफ़गानिस्तान में किस तरह हमला हुआ, इराक़ पे किस तरह हमला हुआ, फ़लस्तीन को किस तरह हड़प किया गया, ये सब आपके सामने है। मैंने जो आपको मिसाल दी थी बोस्निया की, वो अलग मिसाल थी। उसकी वजह ये है कि ये 5 जो बड़े ममालिक हैं उनके आदमी यरगमाल है। अगर आज कोई रेज़ोल्यूशन लेकर जाए कि कश्मीरी को खुददारी दिया जाए तो 2-3 वीटो कर देंगे।
आपके पास एक ही मुल्क है चाइना जो बड़ी मेहरबानी करता है आपके साथ, लेकिन बाकी 2-3 वीटो कर देंगे। जब वीटो हो तो मामला ख़त्म हो गया। हम जो बात करते हैं कि हमने 4 इजलास किए सलामती कौंसिल के, मैं उसको भी चैलेंज करता हूँ। सलामती कौंसिल के इजलास हुए ही नहीं जो बाकायदा इजलास होते हैं। सलामती कौंसिल के अरकान में गैर रस्मी मशवरा हुआ और जवाब दे दिया गया आपको आपके ख़त का। एक ख़त आपने कल फिर लिख दिया है, वो ख़त फिर चीन के आप हवाले करेंगे, चीन वो हवाले करेगा सलामती कौंसिल के। ये प्रोसेस है ना भाई, क्योंकि आपने ऑलरेडी भारत को मेंबरशिप दिला चुके हैं सलामती कौंसिल की। Exactly. अब वो वहाँ बैठा हुआ है, तो एक मसला ये बन जाएगा आपके लिए। तो अक़वाम मुत्तहिदा से तो मुझे कोई तवक्को नहीं है, और जब बोले उम्मीद भी नहीं हो तवक्को भी नहीं है मेरा बात इन दोनों से। मुझे उम्मीद अगर है तो वो कश्मीर के अंदर होने वाली रेजिस्टेंस है जो फिलहाल नहीं हो रही। ठीक है, आप एक पॉइंट से आगे बढ़ती हूँ। उसकी वजह ये है, ठीक, आपने रेजिस्टेंस की बात की, कश्मीर के अंदर होने वाली। ज़ैगम खान साहब, 10 मिलिट्री ऑपरेशंस हुए पिछले 365 रोज में, 229 कश्मीरियों को शहीद किया गया, 55 इंटरनेट शटडाउन हुए, इसके अलावा 48 इमारतों को तबाह किया गया, और हमने अपनी आंखों से देखा जिस तरह से घरों को नजर आतिश किया गया। अक़वाम मुत्तहिदा भी खामोश। बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है, बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है, और दुनिया खामोश है। देखिए ज़रिया, जब हम अक़वाम मुत्तहिदा की बात करते हैं, थोड़ा अनपैक करते हैं, तो इसका मतलब है अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल। और जब हम सिक्योरिटी काउंसिल की बात करते हैं तो इसका मतलब है 5 मुस्तकिल मेंबर, यानी चाइना, फ्रांस, बरतानिया, रशिया और यूएसए। ये लोग जब मुत्तफिक हो जाएं, पांचों मुत्तफिक हो जाएं, तो तब कोई करारदाद मंजूर हो सकती है। अगर इसमें से एक भी मुत्तफिक ना हो तो फिर वीटो हो जाता है। कोल्ड वार के दौर में ये जरूरी था कि अमेरिका और रशिया, यानी उस वक्त जो सोवियत यूनियन था, वो आपस में मुत्तफिक हो, तभी कोई करारदाद पास हो सकती। दरमियान में एक ऐसा वक्त आया जब अमेरिका का गलबा था, अमेरिका एक हाइपर पावर बन चुका था, और वो अपनी मर्जी से बाकी 4 मुल्कों पे दबाव डाल के करारदादें पास करवा सकता था। अब वो वक्त भी चला गया, और बिल्कुल ठीक कहा एनबीसी ने कि इन 5 मेंबर्स में से ले दे के सिर्फ एक मुस्तकिल मेंबर है चीन, जो हमारा दोस्त है, हमारा साथ देता है, लेकिन ज़हन में रखिए उसके भी अपने मफादात हैं, और वो भी मशरूत तौर पे साथ देता है, वो हमारी जेब में नहीं है। बाज़ चीज़ों पे हमारा वो साथ नहीं भी देता। FATF पे उसने हमें खुल के सपोर्ट नहीं किया, सपोर्ट किया लेकिन मशरूत अंदाज में किया। तो मुस्तकबिल करीब में तो इस बात की उम्मीद नहीं लगाई जा सकती कि सिक्योरिटी काउंसिल किसी तरीके से पाकिस्तान को बैक करेगी, सिक्योरिटी काउंसिल किसी तरीके से कश्मीर के अवाम के साथ खड़ी होगी। और इसकी वजह यह है कि इन तमाम जो ताकतें हैं, इनके माशी मफादात भारत के साथ किसी ना किसी तरीके से जुड़े हुए हैं। किसी ने जहाज बेचने हैं, तो किसी ने न्यूक्लियर प्लांट बेचने हैं, तो किसी के किसी तरीके से मार्केट है। और बदकिस्मती से इस अरसे में गुज़श्ता 10 से 20 साल में पाकिस्तान का डिप्लोमेटिक वेट बहुत कम हुआ है, और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारा जो इकोनॉमिक वेट था, जो माशी वजन था, वो बेइंतहा कम हुआ है। पाकिस्तान के साथ शायद ही कोई कुव्वत होगी जिसके बहुत ज्यादा माशी मफादात वाबस्ता हो, तो मुस्तकबिल करीब में तो ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती। अमीर, दुनिया मुआशी मफादात को पहले देखती है, बाद में दूसरे मफादात या फिर पड़ोसी ममालिक होने के नाते अपना किरदार अदा करती है। अक़वाम मुत्तहिदा से जो हमारी उम्मीदें वाबस्ता हैं, आपकी अभी भी उम्मीद है कि ये मसला हल करवा सकेगा वो? जुनेरा, अक़वाम मुत्तहिदा से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी? ये मसला सॉर्ट आउट करवाने में कामयाब हो पाएगा अक़वाम मुत्तहिदा, जो पिछले 72 साल से जूझत हुए हैं? UN एक बड़े डिप्लोमेटिक वे में जितने भी हेजेमोनिक कंट्रीज़ हैं उनको एक कवर प्रोवाइड करता है कि वो जो मर्जी करें कॉन्फ्लिक्ट जोन्स में जाके। सबसे बड़ा आप US को देख लें कि क्या US को आप रोक सके। उसने जो कुछ कुवैत के साथ, कुवैत के मामले में इराक़ में किया, जो कुछ उन्होंने जाके अफ़गानिस्तान में किया, जो कुछ उन्होंने मिडल ईस्ट में सीरिया में जो रोल प्ले किया है, जिस तरीके से सारे जानते हैं कि आइसिस किसकी क्रिएशन है, अलकायदा के टेंटिकल्स कहाँ जाके मिलते हैं, कुछ कर सकी है UN। इसी तरह ब्रिटेन, आप ब्रिटेन की बात करते हैं जो कि इस सारे कश्मीर इशू की बैकबोन है, जिसके बैड डिसीजन और इंटेंशनल बैड डिसीजन की वजह से आज कश्मीर का मसला मौजूद है।
उसके बाद आ जाते हैं रशिया। तो रशिया जो है उसके कुछ अपने स्ट्रेटेजिक कंपल्शंस हैं। वो इस वक्त पावर हाउस ज़रूर है, लेकिन वो इस पोजीशन में नहीं है कि पाकिस्तान का साथ दे, बिकॉज पाकिस्तान ने कभी कोशिश नहीं की अपनी डिप्लोमेटिक टाइज को उसके साथ इस्टेब्लिश करने के लिए। रह गया चाइना, तो चाइना की तो पॉलिसी ही पॉलिसी ऑफ एंगेजमेंट है। वो इंगेज करता है, डिप्लोमेटिकली इंगेज करता है, इकोनॉमिकली इंगेज करता है, और आपने उसकी वो पॉलिसी देखी है कितनी कामयाब हुई है कि आज साउथ एशिया आधे से ज़्यादा उसके साथ खड़ा हुआ है। तो बेसिकली यूएन इज़ पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। जो इमर्जिंग सिचुएशन है ग्लोबल ऑर्डर का, उसमें रहते हुए तो ऐसा कुछ मुमकिन नहीं है कि आपको लगे कि इंडिया पीछे हट जाएगा या इंडिया को पीछे हटाने में यूएन पीस फोर्सेस कुछ कर सकेंगी। हाँ, ये ज़रूर है कि अभी ग्लोबल ऑर्डर बहुत चेंज हो रहा है। नए पावर सेंटर्स इमर्ज कर रहे हैं जिसमें पाकिस्तान, चाइना, रशिया और ईरान, इनका बहुत बड़ा रोल होगा। अगर उन कंपल्शंस की वजह से और उस ग्लोबल ऑर्डर के चेंज होने की वजह से यूएन दीवार के साथ लग के कुछ फैसले करने पे मजबूर होता है, तो दैट हैज़ टू बी सीन येट। अमीर इज अगेन विद अस। अमीर, आप अपना कमेंट कंटिन्यू कीजिएगा प्लीज। 2017 में अक़वाम मुत्तहिदा ने जो कुल पैसा इकट्ठा किया अपने आप को और अपने 12 मेन एजेंसीज को चलाने के लिए, वो $53 अरब था। इन $53 अरब में से जो जनरल बजट है यूनाइटेड नेशंस का, उसका 22% अमेरिका ने दिया है, जो $10 बिलियन से ज्यादा बनता है। इसका जो पीस कीपिंग मिशन है, उसका 28% अमेरिका ने दिया है। जो इसका पीस कीपिंग मिशन है, उसका कितना बजट है 2019 और 20 का, वो $6.5 अरब। $6.5 अरब का 28% एक मुल्क दे रहा है। जब तक वो मुल्क नहीं चाहेगा, आप सारी अक़वाम मुत्तहिदा को भी साथ मिला लें, तो आप कश्मीर को कम से कम अक़वाम मुत्तहिदा से तो हासिल नहीं कर सकते हैं। इसी जिस सिक्योरिटी काउंसिल की पहले जिक्र हुआ, इसी सिक्योरिटी काउंसिल के जो मुस्तकिल अरकान है, उनमें एक तो ये हो गया तुरम खान अमरीका, फिर एक है फ्रांस। उस फ्रांस ने हालिया डील किया, 36 तैयारे बेचे हैं राफेल भारत को, जो 7.87 बिलियन यूरोस, डॉलर्स नहीं, 7.87 बिलियन यूरोस, हम सोच भी नहीं सकते। ये है ताल्लुकात भारत के मुल्कों के साथ। जारी बात है, हर तरह का ताल्लुक हम नहीं बना सकते, हमारी कोई भी मुआशी मजबूरियां हैं, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा इन ताकतवर मुल्कों की राखेल बन चुकी है, इन ताकतवर मुल्कों के दस्तरखान की चटनी है। वो जैसे चाहे इसको इस्तेमाल करते हैं। जो 10 टॉप फंडिंग कंट्रीज है अक़वाम मुत्तहिदा के, उसमें से सिर्फ एक हमारा दोस्त है चीन। बाकी 9 ममालिक वो है कि जो हमारी निस्बत थोड़े से भारत से ज्यादा ताल्लुक बेहतर रखते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा आपका मसला हल नहीं कर सकती है, तो एक रबड़ स्टैंप है। मैं पहले कह रहा था, ये मुंशी है चौधरी का, चौधरी जैसे चाहता है मुंशी के जरिए से अपनी रिट कायम करता है ये। और डोनाल्ड ट्रंप ने पहले धमकी दी है अक़वाम मुत्तहिदा को कि मैं आपकी एजेंसीज की फंडिंग रोक दूंगा, मैं WHO की फंडिंग रोक दूंगा, मैं बाकी इदारों की फंडिंग रोक दूंगा। तो अक़वाम मुत्तहिदा फौरन पांव और हाथ बांध के उसके सामने झुक गई, क्योंकि वो हमारी बात है, वो पैसे नहीं देगा, अक़वाम मुत्तहिदा की चौधराहट खत्म हो जाएगी, अक़वाम मुत्तहिदा का हुक्का पानी बंद हो जाएगा। तो अक़वाम मुत्तहिदा से छोड़ दें। मैं मुज़ाकरात को भी मैं नहीं समझता ऑप्शन होगा, ना अक़वाम मुत्तहिदा करेगी। आपको देखें, जिसे कहते हैं ना कि वो अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग मिलते ही गए और कारवां बनता गया। हम अकेले, हमें अकेले चलना है, लेकिन हमें ऐसी स्ट्रैटेजी बनानी है कि लोग, अवाम और इदारे, तंजीमें उनकी हमदर्दियां हासिल करें। सफर तवील हो, लेकिन रास्ता यही है। मुमकिन है ये सफ़र तवील हो, 72 साल गुजर गए, मजीद इससे ज़्यादा तवालत क्या अख्तियार की जाए। इफ्तिखार अहमद साहब, बताइए ये अक़वाम मुत्तहिदा आखिर कर क्या रहा है पिछले गुज़श्ता 72-73 सालों से? हम अब भी इससे कुछ उम्मीदें रख सकते हैं? देखें, आपके जो पार्टिसिपेंट हैं उन्होंने बड़ी वजाहत से जो यूनाइटेड नेशन का रोल है उसको एक्सप्लेन कर दिया है, इसमें मैं कोई और इजाफा नहीं कर सकता। मैं तो सिर्फ ये कहूँगा कि इट्स अ लॉस्ट केस, वी हैव लॉस्ट कश्मीर लॉन्ग टाइम एगो। अब ये हम रस्मी कार्रवाइयाँ करते हैं, मजबूरी हमारी। जो पाकिस्तान में लोग हैं कश्मीर की आज़ादी की हमायत करने वाले, हम उनको दिखाना चाहते हैं, और हमारी खारजा पॉलिसी के अंदर एक लाइन कश्मीर के बारे में लिखी हुई है। हम उसको साबित करने के लिए
कि हमारी बड़ी सख्त कमिटमेंट है उसके बारे में, ये सब कुछ कहते हैं, वरना ना तो कोई संजीदगी पार्लियामेंट में थी, ना संजीदगी कोई पाकिस्तान के अमल में थी। मैं जैसा कि आपके पहले सवाल के जवाब में कह चुका हूं कि जिन लोगों ने ये हमारा केस लड़ना था, वो वकला जो हमारे हैं, वो तो इस मामले में कोई रोल प्ले नहीं कर सके। बाकी रहे ये जो 5 ममालिक हैं, ठीक है, ये 5 ममालिक हैं, तो इनसे ये भी पूछा जाए ना कि इंडोनेशिया में से एक मुल्क कैसे कार हो सकता है। अगर इंडोनेशिया में से एक मुल्क कार हो सकता है ना, तो और बहुत कुछ हो सकता था। सवाल ये पैदा होता है कि हमारा केस क्या है। पाकिस्तान के बाहर आपके केस को मां सवाए बेचारे कुछ कश्मीरी जो बरतानिया में इकट्ठे हो जाते हैं, और कुछ कश्मीरी जो कुछ जगह पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में इकट्ठे होते हैं। आपके साथ है कौन? आपके तो लोग आपके साथ नहीं हैं। आज आपके ये जो जुलूस हैं, इनमें कितने लाख अफराद ने शिरकत की। अभी वो कराची में जुलूस है, उसके ऊपर हमला हो गया है, उसमें लोग जख्मी हो गए हैं। तो बोले ये बातें हैं सब करने की हैं, आप किए जाएं, अच्छा है। मैं आपको चैलेंज करता हूं कि ये जो 1980 के बाद की नस्ल है, इसको तो पता नहीं है कश्मीर को किसने कितने पैसों में बेचा था। और आज चले मेरे साथ बलूचिस्तान, चले मेरे साथ सिंध के इंटीरियर में, चले मेरे साथ केपी के इंटीरियर में, चले किस्मती ही सही, मतलब आप कह रहे हैं कि अलामती एक्शंस लिए गए हैं, जो भी अब तक कुछ किया गया है। अगर प्रैक्टिकली कुछ करना होता तो इन 72 सालों में बहुत कुछ हो सकता था, और इंसानी हुकूक की, आलमी हुकूक की तंजीमें जो अक़वाम मुत्तहिदा से बराह रास्त जुड़ी हैं, उनकी तरफ से भी कश्मीरियों के मामले पर सिर्फ मजम्मती बयान सामने आते, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है जरा उसकी बात कर लेते हैं। PTI की वफाकी हुकूमत इस्लाहाती पॉलिसी के तहत वफाकी वजारतों में 71,000 सरकारी असामियाँ ख़त्म कर दी हैं। आपको याद होगा कि ये उसी हुकूमत की जानिब से किया जा रहा है जिसने अपने मंशूर में आवाम से 1 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था। सबसे गुजारिश है कि विदिन 30 सेकंड्स में आंसर कीजिएगा। अमीर, आपसे आगाज करूंगी, बताइएगा कि एक तरफ नौकरियों का वादा, दूसरी तरफ 71,000 सरकारी असामियां खत्म करने का फैसला, क्या PTI दुरुस्त समत में जा रही है? देखिए, अगर हम जज्बाती तौर पे देखें तो हम कहेंगे बहुत गलत हुआ है, लेकिन अगर हम रैशनैलिटी के साथ देखें तो मैं समझता हूं कि बिल्कुल ठीक हुआ है। नौकरी से फारिग करना जरूरी नहीं कि वो हर हाल में गलत ही हो। आप देखें कि आप एक तरफ हम कहते हैं हमारे सरकारी इदारे परफॉर्म नहीं करते, हमारे सरकारी इदारों का सबसे बड़ा मसला ही उसकी ह्यूमन रिसोर्स है। जब हम ह्यूमन रिसोर्स को किसी और तरह एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, हम शोर मचाते हैं जी ये तो हुकूमत बड़ी जालिम है, ये लोगों का पेट काट रही है, लोगों को बेरोजगार कर रही है। हम किसी एक तरफ चले ना। आप PTV की मिसाल ले लें, आपकी PTV का मसला क्या है? यूनियन, और ऐसे ही आपने कट्टापाल स्कीम। ठीक है अमीर, पॉइंट आपका आ गया। मैंने पहले गुजारिश की थी कि विदिन 30 सेकंड। जुनैरा साहिबा, देखिए, आई डोंट नो द रीज़न बिहाइंड डूइंग दैट, मुझे नहीं मालूम उन्होंने ऐसा क्यों किया है, लेकिन ये ज़रूर है कि जो ले ऑफ्स होते हैं उनको अल्टरनेटिव्स देना बहुत ज़रूरी होते हैं। वरना आपका पहले यूथ बल जितना बड़ा है, अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा है, अगर इस तरीके से ले ऑफ्स होते रहे और अल्टरनेटिव रूट्स ना दिए गए उनको एम्प्लॉयमेंट के, तो बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। ठीक, इफ्तिखार साहब, डायरेक्शन में है PTI ये असामियां खत्म करने के मामले पर? बिल्कुल सही कर रही है। उन्होंने आखिरकार अपने कारकुनों को कहाँ खपाना है, और उनको खपाना भी लीगल तरीके से है, और एडवर्टाइजमेंट दे के खपाना है। तो उसका बेहतरीन तरीका ये है कि पहले लोगों को नौकरियों से फारिग किया जाए, और फिर इसकी जगह नए मुलाजम रखे जाएं कानूनी तौर पे। ठीक है, फिर बाद में बेहतरीन रिक्रूटमेंट की जाए। NBC, डिजिटल मीडिया में जो लोग रखे गए हैं उनकी तनख्वाहें देख लें आप, और जो बरतरफ होने वाले हैं उनकी तनख्वाहें देख लें आप। मुल्क में बेरोज़गारी PTI बढ़ा रही है, और ये सही है या गलत इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है, कोई सवाल नहीं है, लेकिन रोज़गार देने के बजाय रोज़गार छीन रही है। ज़ैकम साहब, देखिए, सरकारी नौकरियां रोजगार का हल नहीं हुआ करती, लेकिन आजकल के हालात में जब रोजगार अवेलेबल नहीं है, मेरे ख्याल में ये अच्छा मौका नहीं है कि लोगों को रोजगार से निकाला जाए, बरतरफ किया जाए। रोजगार के लिए हुकूमत को क्या करना चाहिए? हुकूमत को माशी तरक्की पर तवज्जो देनी चाहिए। पिछले 2 साल के दरमियान कम से कम 20 लाख लोग बेरोजगार हो चुके हैं। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स ये कह रहा है कि इस पेंडेमिक के नतीजे में 30 लाख लोग मजीद बेरोजगार हो सकते हैं, और हमारी जो गुर्बत की शरह है वो 24% से 33% तक जा सकती है।
यानी 9% लोग नए लोग गरीब हो जाएंगे, कोई 2 करोड़ लोग मजीद गरीब। ठीक है, आप अपना वादा वफा ना कर सके उस पर हम अपनी गिरदान नहीं गर्दान रहे प्राइम मिनिस्टर साहब, लेकिन रोजगार वादे के मामले पर कम से कम जिन लोगों के पास रोजगार है, हमारे तज्जिया कार ये समझते हैं कि उन्हें भी रोजगार अपना करें। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।